दुल्हन रुखसती के बाद कहाँ जाती है? नाइमा ने ताया ज़ाद भाई को शरारत से देखा। आम दुल्हनें तो रुखसती के बाद अपने शौहर के बेडरूम में ही जाती हैं, लेकिन अगर दुल्हन खास हो और जीदार हो तो कहीं भी जा सकती है। वो दुल्हन को गहरी नज़रों से देखते हुए कहने लगा। दुल्हन ने यकदम उसको देखा। उसकी आंखों से शरारे निकल रहे थे। वो इंतहाई बेनियाजी से आंखें फेर गया। जाइए, वो कहकर साइड हो गया। नाइमा दुल्हन को ऊपर ले गई। फिर बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। ताज़ा फूलों की महक एक झोंके की तरह आई। दुल्हन का दिमाग खुशबू से झुंझला सा गया। वो ठिठक गई। अंदर किसी के अरमान सजे थे और उन अरमानों पर वो कदम रखने जा रही थी, गोया रौंदने जा रही थी। उसके कदम मन भर के हो गए। वो दहलीज पर कदम नहीं रखना चाहती थी। जब किसी जिंदगी में ही कदम रख लिया था तो फिर दहलीज क्या मानी रखती। नाइमा इसे बेड पर बिठा कर चली गई थी और इसे फूलों से सजा बेड अंगारों का महसूस हुआ था। दिल जैसे तवे पर रख दिया गया हो। रात अच्छी खास गहरी हो चुकी थी। जब उसे अपने बेडरूम में जाने का ख्याल आया, वो घड़ी में टाइम देखते हुए उठ खड़ा हुआ। अपने दोस्त एहसान को रुखसत करने के बाद वो रूम की तरफ बढ़ा और वो सीढ़ियाँ तय करता हुआ अपने बेडरूम में आया। बेडरूम का दरवाज़ा लॉक करके पलटा तो ठिठक कर रह गया। दुल्हन के साथ साथ कमरे का हुलिया भी बिगड़ा हुआ था। इंतहाई खूबसूरत फूलों की चादर नीचे ज़मीन पर ढेर थी। साइड टेबल पर रखे गए गुलदान टूटकर फूलों समेत ज़मीन पर बिखरे हुए थे। ड्रेसिंग टेबल की सारी चीज़ें औंधी पड़ी थीं। दुल्हन का अपना दुपट्टा आधा सोफे पर और आधा नीचे लटक रहा था। सैंडल कहीं थे, पर्स कहीं। वो एक कदम बढ़ाता आगे आ रहा था कि नीचे को वो चीज़ चरमरा के रह गई। उसने कदम पीछे उठाया और देखा। वो दुल्हन का सोने का गुलबंद था जो अपनी नाकदरी पर रो रहा था। उसने झुककर गुलाबंद उठाया। उसके कुछ मोती टूट गए थे। उसने वो गुलबंद सोफे के सामने क्रिस्टल टेबल पर रख दिया। वो खुद बेड पर औंधी लेटी थी। चेहरे पर तकिया रखा हुआ था। महरोज का पसंदीदा सिल्वर कलर का लहंगा पहना हुआ था, मगर दुपट्टा सोफे पर झूल रहा था। वो कदम बचा बचा कर बेड के करीब आया। रबी, उसकी भारी आवाज़ बआसानी उसके कानों तक पहुंची थी। रबी, उसने दोबारा आवाज़ दी, मगर वो टस से मस न हुई। वो जैसे ही थोड़ा करीब हुआ, उसकी नज़र दुल्हन की कमर पर पड़ी। पिछला गला खासा गहरा था। दूधिया रंगत सिल्वर रंग को मांद कर रही थी। उसने बमुश्किल अपनी नज़रें चुराई। हेलो, सो गई? उसने हाथ बढ़ाकर उसका बाजू हिलाया। उसके लमस से यकदम करंट कराट बैठी। डोंट टच मी मिस्टर महरोज बख्त, उसने उंगली उठाकर कहा। क्यों? क्या तुम मेरी बीवी नहीं हो? वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहने लगा। नहीं हूँ। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, समझते तुम? वो यक चिल्ला उठी। फिर यहाँ मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? वो इंतहाई इत्मीनान से कह रहा था। सजा भुगत रही हूँ अपने किए की सजा, वो चबा कर कहने लगी। महरोज उसे सरतपा देखकर रह गया। रुई सुर्ख आंखें, मिटा सा मेकअप, कंधों पर बिखरे शोल्डर कटिंग सिल्की बाल और बना
के उजागर होती रहनुमाइयाँ नजर हट नहीं रही थी। ये तुम्हारे लिए सजा है, मगर मेरे लिए तो अल्लाह की अता करदा एक खास नेमत हो तुम। उसने गमगीन लहजे में कहते हुए उसके गाल को वो उसके अंदर भड़क उठी। कहा है न समझते, न मुझे हाथ मत लगाना, हाथ पीछे हटाओ, उसने सख्त लहजे में कहा। महरोज के हाथ में उसकी कमर को छू रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म पर बिच्छू रहे हों। इतना सब्र नहीं है मुझ के मैं आज की रात पीछे हट जाऊं, बल्कि जो की रात गुजारी थी वो भी खुदा जानता है। उसने कहते हुए उसे जोर से बीछ लिया था। मैं कह रही हूँ मुझे हाथ मत लगाओ, वो फंकार कर कहती हुई उस पर झपट पड़ी। वो उसे अपने नाखूनों से नोचने की कोशिश कर रही थी और वो अपने बचाव के लिए हाथ रोक रहा था, लेकिन जैसे ही रवि को नाखूनों ने उसकी गर्दन पर खराश डाली, वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सका और यकदम उसका हाथ उठ गया। वो उसकी भारी हाथ से थप्पड़ खाकर पीछे की तरफ बेड पर गिरी। बस बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, हर चीज की हद होती है, अपनी हद में रहना सीखो। वो पहली बार यूं गुस्सा से दौड़ा। तुम मुझे हद बता रहे हो? हद तुमने पार की है। वो थप्पड़ की तकलीफ भूल कर फिर सीधी खड़ी हुई। मुझे हद पार करने का रास्ता तुमने दिखाया था। वो जोर देकर बोला। मैंने तो एक शरारत की थी, वो और हंसी हुई। लेकिन मैंने कोई शरारत नहीं की। मैं कल भी संजीदा था, आज भी हूँ। तुम किसी भी करवट में चली जाओ, मेरा कसूर कहीं भी साबित नहीं हो सकता। उसने चबा कर कहा। तुम इतने बेकसूर भी नहीं हो, वो चीखती। मैं इतना कसूरवार भी नहीं हूँ। उसने कंधे उचका आए। तुम पछताओगे अपने फैसले पर, फिलहाल तो पछताने का वक्त तुम्हारा है। वो फिर सुकून हो चुका था। सीद महरोज बखत ने तुमने खसारे का सौदा किया है। ये हो न तुम्हें क्या पता कि सबसे ज्यादा फायदा मुझे यही हासिल हुआ है तुम्हारी सूरत में। वो उसके सरापे को मुस्कुराती नजरों से देख रहा था। खुशी फहमी है तुम्हारी, वो नफरत से बोली। ये तो बाद की बात है ना कि कौन खुश फहम है और कौन गलत फहम। पहले तुम ये बताओ, तुम चीख करोगी या लाइट ऑफ कर दूं? उसके लहजे में नजरों का मफहूम वो अनजान होकर भी समझ गई थी। उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई, उसका खून खौल उठा था। तुम कहना क्या चाहते हो? वो जो तुम समझ चुकी हो, वो कहता हुआ उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो बदक कर पीछे हटी। मैं हंगामा मचा दूंगी अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की भी, तो उसने धमकी दी। मिसेज रबी महरोज बखत, ये आपकी भूल है कि मैं आपकी धमकियों में आकर आपको छोड़ दूंगा। आप अपने हक से दस्तबरदार हो जाऊंगा। मैं ऐसे लोगों में से नहीं, अपनी जिद पूरी करना जानता हूँ और बेहतर है आप मेरे साथ सीधी पेश आओ, वरना मुझे उल्टा पेश आने में भी वक्त नहीं लगता। ये तो आज आप देख चुकी हैं। वो उससे कलाई से पकड़कर अपनी तरफ खींच चुका था। एक मर्द से मुकाबला करना उसके बस से बाहर हो गया था। उसकी सारी जद्दोजहद नाकाम हो गई थी। वो बेबसी से तड़प कर रोने लगी, मगर महरोज उसकी आंसुओं और सीखियों का भी कोई असर न हुआ। अब चाहे वो तड़पती या बिलखती, उसे परवाह नहीं थी। बकौल कि उसने अपने हक वसूल किया था। बाहर दरवाजे पर दस्तक हो रही थी, मगर वो बेहस बनी बैठी थी और कोई जवाब नहीं दिया था। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा दस्तक हुई। उसके बाद
दस्तक मतवातर होने लगी थी। तभी बेसुध होने हुए महरोज की नींद का सिलसिला भी टूट गया। उसने चौंक कर आगे पीछे देखा और दोनों पाँव सोफे पर चढ़ाए घुटनों के गिर्द बाजू लपटे बैठी थी और उसकी देख रही थी। महरोज बेटा, दरवाज़ा खोलो, बाहर आरफा बेगम की परेशान आवाज़ आई। वो यकदम उठा बैठा। बेड के दूसरे कोने पर रखी अपनी शर्ट उठाकर पहनते हुए वो कमरे में बिखरी चीज़ों से बचता हुआ दरवाजे तक आया और बालों में हाथ फेरते हुए दरवाज़ा खोल दिया। गुड मॉर्निंग मॉम, उसने हमेशा की तरह कहा। क्या बात है, सब खैरियत है ना? कब से दरवाज़ा बजा रही हूँ, उन्हें परेशानी हुई? जी सब खैरियत है, मैं सो रहा था, इसलिए पता नहीं चला। उसने परेशानी कम करनी चाहिए। वो रबी कैसी है? आरफा बेगम ने ठहर कर पूछा। अंदर आकर देख लें कैसी है, उसने दरवाजे से हटते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? वो बाहर से अंदर का हाल देख चुकी थी कि सफाई कर दे। उसने सर झटक कर कहा। वो नाश्ता नहीं, और नाश्ता नहीं, नाश्ता मैं नीचे आकर करूँगा। और दुल्हन, उसका नाश्ता आप ऊपर भेज दें, वो अकेली नाश्ता करेगी। फ़िलहाल तो अकेली भी कर ले। बहुत है, आरफा बेगम बात समझ गई थी। ठीक है, मैं मुलाजमा को भेजती हूँ, वो कहकर पलट गई और वो अंदर आ गया। इतनी सहमी हुई क्यों बैठी हो? भूख की वजह से, थकन की वजह से, या नींद की वजह से? वहाँ उसके बराबर सोफे पर आ बैठा, लेकिन उसने फिर भी सर नहीं उठाया। ओके यार ना बोलो, तुम्हारी मर्जी, आज का दिन तुम्हारा है, वो कहता हुआ उसके बालों में को छेड़ता उठकर खड़ा हुआ और वॉशरूम चला गया। मुलाजमा कमरे में आकर सफाई करने लगी और अंदर से ही हैरान हुई थी। वो, बेगम साहिबा, आप बेड पर बैठ जाएं, मैं सोफा भी साफ कर देती हूँ। सोफे पर फूलों की पत्तियाँ बिखरी थीं, लेकिन उसका पारा हाई हो गया। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, आग लगा कर जला दूंगी सब कुछ, वो मुलाजमा पर चिल्लाने लगी। इतने में वो वॉशरूम से बाहर निकला। तुम जो ये काम बाद में कर लेना, उसने मुलाजमा को नरमी से जाने का कहा। सर हिलाकर चली गई। अलबत्ता वो बाकी सारी सफाई कर चुकी थी। पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई, तुम मुझे पागल कर दिया। वो काट खाने को दौड़ी। बस सिर्फ 2 दिन में ही, उसने उसे छेड़ते हुए कहा। वो बेबसी की इस मुकाम पर आ गई थी, कहा, बार बार आंसू आ रहे थे। तुम मुझे मेरे अपनों से दूर कर दिया महरोज बख्त, तुमने मुझे सबकी नज़रों में गिरा दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। तो वे कह रही थी, मुझे अपनी तरफ माइल तुमने किया था, क्यों मुझे अपनी झलक दिखाई, क्यों राग़िब किया मुझे? वो इसे दोनों कंधों से पकड़े झंझोड़ते हुए बोला। मुझे क्या पता था तुम इतने कमज़ोर नीयत हो, कोई ज़बान ही नहीं। मर्द की नीयत कमज़ोर नहीं होती, उससे औरत की कमज़ोर बना देती है। तुम्हारी तरह झलक दिखाकर, अदा दिखाकर तुमने अगर इस रात से वो सब न किया होता तो तुम्हारी जगह कोई और होती और महरोज बख्त की बीवी बनने पर फख्र कर रही होती। जो किया ये उसे चुपचाप भुगतो। अपनी गलती का इल्ज़ाम मेरे सर मत डालो और तुम्हारे इस वाविला से कुछ नहीं होगा। गलती कर भी ना एक मानना एक और गलती है तुम्हारी। वो झटके से उस छोड़ कर पीछे हटा। मैं अगर अपनी गलती भुगतूं तो तुम्हें भी अपनी गलती की सज़ा भुगतनी होगी, वो चीखती। मैं तुम्हारी सज़ाओं के लिए तैयार हूँ जी जान से। वो शीशे के सामने खड़ा बाल रगड़ने लगा और वो नफरत से रुख मोड़ गई। मुलाजमा उसे नाश्ता भी ले आई थी, मगर उसने वापस भेज दिया।